हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं और इन दी फ्यूचर वेलकम करता रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरसीपी, जिसका मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो आज 11th के लिए फर्स्ट डे है। हम यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम 11th का फुल कोर्स इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कई बार आपके मन में ये डाउट आता होगा कि स्टेप बाय स्टेप में क्या न्यूमेरिकल्स होंगे। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कि हम फुल न्यूमेरिकल्स के साथ हम लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। तो यानी कि फुल न्यूमेरिकल्स में हम लोग नीट जेई मेंस तक के पोर्शंस को कवर करेंगे। और जो मेंस के बाद जो एडवांस का जो लेवल आता है वो हर कोई जानता है कि प्योरली प्रैक्टिस से आता है। कॉन्सेप्ट सब यही सब होते हैं। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो काफी बेहतर हो जाता है। फिजिक्स एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर फील करो ना तो ये काफी इजी है, और अगर फील ना करो ना तो ये काफी टफ बन जाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है तो इसको क्यों ना हम एक अच्छी फीलिंग के साथ पढ़ें। क्यों ना हम इसको कॉन्सेप्ट में, जो न्यूमेरिकल्स में या फिर कोई कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहां पे आप लोग डगमग डगमग हो जाते हैं, तो क्यों ना वो डगमग डगमग को भी सही कर लेते हैं। कई लोगों को मन में आ रहा हो कि सर मैंने तो 10th में सर मुझे बिल्कुल फिजिक्स समझ में नहीं आती है, और मैंने जहां तहां से कुछ ट्राई भी किया है यूट्यूब पे, लेकिन मजे से फिजिक्स फील नहीं होता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि हमें फिजिक्स फील नहीं होता है और आंसर इसका हाँ है, तो शायद आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, क्योंकि हम यहाँ पर सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल के साथ साथ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे फील किया जाए। मेरा यही मेन कॉन्सेप्ट होता है, यही मेरा मेन मकसद होता है कि फिजिक्स को मेरा सिखाना ही मकसद नहीं है, उसको फील कराना भी एक मकसद है। कि अगर बच्चे को अगर फिजिक्स के जो मेन फॉर्मूले है अगर आप उसको फील कर लो तो क्या मजा आ जाए। एक प्रोजेक्टाइल में एक फॉर्मूला आता है, 2 इंटू में यू कॉस थीटा इंटू में यू साइन थीटा अपॉन में जी। शायद आप लोगों ने कहीं इसको देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करके रखे हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। मैं मानता हूं कि ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर इसको तुम फील कर लोगे ना तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से बिना फॉर्मूले को याद किए हुए आप आंसर निकाल सकते हो। एक ऑब्जेक्ट को जब हमने ऊपर फेंका और वो नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन का क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी का क्या हो रहा होगा, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी रुकी होगी, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी वेरिएबल कर रही है, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ। अब इसको रटने के लिए तो बहुत सारे रटा जा सकता है। आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि ऊपर जाता हुआ का पॉजिटिव ले लो, ऊपर आता नीचे आता हुआ का नेगेटिव ले लो, है कि नहीं। तो ऐसे चीजों को कई बार रट के भी काम किया जा सकता है, कई बार फील करके किया जा सकता है कि नहीं। अगर आप किसी को धक्का देते हो तो कितना फोर्स से धक्का दें, किस पॉइंट पर धक्का दें, क्या ऐसे तमाम सारी फिजिक्स में ऐसी चीजें हैं जिसको फीलिंग के बिहाफ पे काफी अच्छा बनाया जा सकता है। उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके उसके न्यूमेरिकल को ताबड़तोड़ अटैक किया जा सकता है। तो वो है फिजिक्स, समझ रहे हो, वही है फिजिक्स। उसको हम लोग फीलिंग करने वाले, उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले। अब फिजिक्स में दो तरीके की बातें आती है। फिजिक्स में कितने तरीके की बातें आती है बेटा? दो तरीके। पहली बात कि फिजिक्स में इमेजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? इमेजिनेशन, कि आप किसी चीज को कितना सोच पाते हो, कितना इमेजिन कर पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स में इमेजिनेशन नहीं हो रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये जरूरी होता है। इमेजिनेशन का मतलब कि मैंने आपको बोला कि ये गाड़ी जो है छुक छुक करके आगे की ओर जा रही है। अब तुम सोच रहे हो गाड़ी है, मन में चल रहा है गाड़ी चल ही नहीं रहा है, सोच रहे हो कुछ और, तो क्या इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मैंने बोला कि एक जो बॉय है वो ऊपर से जंप कर गया, वो नीचे आया एक पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, आप इमेजिन कर ही नहीं पाए तो वो बॉय कैसे आया, किधर क्या गया। तो ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस बात को मानता हूं कि ये चीजें आपको छोटे छोटे योगा से, किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करने से आपकी ये चीजें बहुत बूस्ट कर जाती है।
तो इमेजिनेशन ही एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से उसको समझा जा सकता है इमेजिनेशन के बिहाफ पे। कभी देखा है किसी को याद करते हो, देखो वो ऐसा खाना खा रहा होगा या फिर वो खाना खा रही होगी, तो किस पे होता है? इमेजिनेशन पे ही तो होता है ना यार। इसका मतलब आपकी इमेजिनेशन है। कोई बोलेगा सर मेरे अंदर में तो है ही नहीं कंसंट्रेशन बिल्कुल, तो वो रियलिटी में कंसंट्रेशन होता है। जब आप किसी से फोन पे बात करते हो, कोई आवाज नॉकिंग करता है, यार यहाँ आ जाओ, तो क्या तुम सुन पाते हो उस आवाज को? नहीं सुन पाते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन आपकी काफी ज्यादा हाई है। जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी हाई है कंसंट्रेशन। क्योंकि जब आप फोन पे बात कर रहे थे, अगर कोई आपको बुला रहा था तो आप सुन नहीं रहे थे, इसका मतलब आपके अंदर में वो इमेजिनेशन है। बस ये प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं फिजिक्स को जानने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरत है, क्या क्या चीजें और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आगे बढ़ते हैं और आज टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो चलिए, फिजिक्स में सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स रियलिटी में नेचर जो है, जो भी नेचर है उसका स्टडी है। किसका स्टडी है? नेचर का। ऐसे फिजिक्स के कई सारे फिलॉसफी डेफिनेशन आ चुके हैं मार्केट में, या फिर पहले से भी एग्जिस्टेंस हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं डिफाइन करता हूं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। सिंपल, नेचर बोले या फिर लॉ ऑफ नेचर बोले। जैसे लॉ ऑफ नेचर बोले, जैसे जहां पे आप बैठे हुए लाइट आ रही होगी, लाइट आ रही है तो कैसे लाइट आ रही है, किधर से लाइट आ रही है? नेचर में पहले से वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। लोगों, साइंटिस्ट लोगों ने उसको पढ़ा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है। अगर स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो लाइट हम तक पहुंच पाएगी, अगर उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल है तो वो लाइट जो है हम तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या ये बात सिंपल है? तो सिंपल बेस्ड फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर और लॉ ऑफ नेचर। इसके कई सारे स्कोप है, फिजिक्स के कई सारे स्कोप है। क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, तो ये दो तो सिंपल से मैकेनिक्स। फिर और बोले तो वेव मैकेनिक्स है, कई सारे फ्लूइड है, थर्मो है, हीट है, ना जाने कई सारे स्कोप्स हैं इसके, है कि नहीं? ट्वेल्थ में चलो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर में बहुत सारे पार्ट आते हैं, तो वगैरह वगैरह मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा कौन कौन सा स्कोप है। एक चैप्टर ही है, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आप करोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या चीजें हैं। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसके डीपली में अगर जाओ तो फिजिक्स कितना इंटरेस्ट है। आप सोचो ना कि आप जहाँ पे बैठे हुए हो, तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया के सारे दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या लगाती है? फोर्स, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सोचो कि फोर्स जो है, आपके सामने मोबाइल है और आप हो, क्यों नहीं मोबाइल आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है कि नहीं? बात है। ठीक, छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरी बात कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कितना ऊपर फेंक दे वो वापस आए ही नहीं। कभी कभी देखा रॉकेट को ऊपर फेंकता है तो वो वापस नहीं आता है और मारकर वापस चले आती है। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इस चीज को जानोगे तो काफी अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कभी कभी हम लोग रूम में बंद हो जाते हैं, जहाँ पे आप रूम में बंद हो वहाँ बहुत गर्मी फील होने लग जाता होगा, लग रहा होगा ना गर्मी। अभी अगर एसी नहीं चल रहा हो, फैन नहीं चल रहा हो तो क्यों गर्मी लग जा रही है? अगर हम लोग फ्रिज को हम लोग ओपन करके रख देंगे किसी रूम में, तो क्या पूरा का पूरा रूम ठंडा होगा कि नहीं होगा? कितनी इंटरेस्टिंग है ना ये सब चीजें। तो आंसर क्या होगा इसका? ये सब तमाम सारी चीजें हमें 11th में पढ़ने। एक सैटेलाइट में कैसे कोई ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है, तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग 11th के अंदर में पढ़ते हैं। 11th एक इतनी अच्छी जर्नी है कि 11th के पूरे चैप्टर अगर आप फिजिक्स में पढ़ लो तो वो बहुत मजेदार हो जाती है, बहुत मजेदार। ये गारंटी है कि 11th में अगर सारे के सारे चैप्टर को पढ़ लो तो आप फिजिक्स को फील करने लग जाओगे। रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिक्स वो यूजेज आती है 11th के सारे चैप्टर्स। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ सिंपल क्या बताया कि फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर और लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, अब जो है फिजिक्स को पढ़ने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो पहला इमेजिनेशन चाहिए, इमेजिनेशन, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है बेसिक मैथ। क्या होता है बेटा? बेसिक मैथ।
बेसिक मैथ मतलब आपको 10th में कुछ चीजें पढ़ाई गई होगी, कुछ चीजें नई नई चीजें आएगी, वो यहाँ पर आपको जानने हैं। बेसिक मैथ में हम क्या क्या जानने वाले हैं? बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे। दूसरा बेसिक अलजेब्रा जानेंगे। अलजेब्रा के बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन हम लोग कौन सा जानने वाले? बेसिक अलजेब्रा। तीसरा हम लोग जानेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम एक नई तरह का मैथमेटिक्स है। हम लोग और भी कुछ कुछ जान लेंगे। और हम लोग क्या क्या जानेंगे लॉगरिथम के अलावा? कैलकुलस जानेंगे। कैलकुलस में दो पार्ट आता है, एक तो डिफरेंशिएशन। कैलकुलस स्पेलिंग देख लो आप लोग क्योंकि नए हो। कैलकुलस, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। तो हमारे पास बेसिक मैथ में भी कितने पार्ट? 1, 2, 3 और 4। और कुछ हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके भी लास्ट में, चलिए पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कुछ ग्राफ पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें इतनी चीज की जरूरत पड़ेगी। इमेजिनेशन हर किसी के पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो कृपया कहीं से कोशिश करेंगे, अरेंज करेंगे कहीं से मांगने का, और जिसके पास है वो दूसरों को भी हेल्प करेंगे देने का। और बेसिक मैथ में हम लोग इतना चीज पढ़ेंगे। कहा जाता है कि मैथ इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथ इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। मैथ किसकी क्वीन है? फिजिक्स का। तो किंग कौन हुआ भाई? किंग हुआ फिजिक्स, किंग फिजिक्स। तो ये किंग फिजिक्स, फिजिक्स जो है किंग है, राजा। रानी कौन है? मैथ। सोचो कि क्या इन दोनों के बिना, यानी कि मैथ के बिना क्या उसका जिंदगी है पूरा? किसका? फिजिक्स का। जिंदगी अधूरा है। तो उस अधूरे की जिंदगी आप उसको पूरा करने के लिए क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ। तो आज हम बेसिक मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमें अगर डाउट आएगा सर पढ़ूंगा तो कौन सा बुक करना चाहिए, कहाँ से अगर डाउट आएगा तो कहाँ से हम पूछेंगे? आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर जेई हो या फिर नीट हो, दोनों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एससी वर्मा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर एससी वर्मा तो किसके लिए है? एससी वर्मा तो जेई वाले लोग के लिए नहीं। एससी वर्मा सर ने बुक लिखते टाइम ये स्पेशली बोला है, और उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में बोला था कि मैंने बुक किसी नीट जेई के लिए नहीं लिखा है। मेरा जो बुक है एससी वर्मा वो किसी नीट जेई के लिए नहीं है। वो जो बुक है वो फिजिक्स के लिए। वो बुक किसके लिए लिखी गई है? फिजिक्स के लिए। अब हम लोगों ने उसको क्या बना दिया? नीट का बना दिया, जेई का बना दिया। समझ रहे हो? इसको बना दिया नीट का बना दिया और जेई का बना दिया, लेकिन वो है किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो जेई वाले जो है वो तो 100% उसको एससी वर्मा को तो करना है। और भी टाइम बचा तो डीसी पांडे सर का कर लिया, और भी टाइम बचा तो बहुत सारे मार्केट में बुक है, आप करते जाओ। नीट वाला लोग के लिए कि नहीं सर मैं कसम खा लिया हूं मैं तो बिल्कुल करूंगा ही नहीं एससी वर्मा, तो नहीं करोगे तो एटलीस्ट उसका ऑब्जेक्टिव कर लो। किसका? एससी वर्मा का। और उसके बाद टाइम मिलता है तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी उड़ा दो भाई, पूरा का पूरा उड़ा दो। और एक और भी कुछ बुक है प्रैक्टिस के लिए, जैसे फिंगर टिप आती है फिजिक्स की, जो एनसीईआरटी पे लिखी गई है। नीट वालों के लिए स्पेशली आता है वो, मेडिकल के लिए फिंगर टिप, एमटीजी पब्लिकेशन का फिंगर टिप, तो उसको भी कर सकते हो। और भी बचा तो बहुत सारे हैं, अभी तो बस इतना भी करो प्रैक्टिस करने के लिए। पीवाईक्यू कर लो, है कि नहीं? पढ़ा तुमने और कितना वो इंपॉर्टेंट है, मुझे कितना वो आता है नहीं आता है, तो पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। तो ये दो चीजें, तीन चीजें आपको माइंड में रखना है। डाउट कहाँ पूछे सर? डाउट का बड़ा ही झंझट है सर मार्केट में। सर पढ़ा तो हर कोई रहा है सर, यूट्यूब पे आप सर्च करो फिजिक्स लेक्चर, ना जाने कितने आ जाते हैं सर, कोई डाउट नहीं बताता है सर। तो मैं डाउट के लिए मैंने एक चैनल बनाया था, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च कीजिए rcpphysics.room। क्या सर्च करना है? rcpphysics.room।
आपको वहां पर एक मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं rcp@gmail.com। आपको कोई सा भी डाउट होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं rcp@gmail.com। या फिर आपको जरूरत होती है हमसे बात करने की, तो आप हमें मेल पे लिखिए कि सर हमें कुछ डाउट है, जो कि डिस्कस होगी, फोन पर ही डिस्कस होगी, तो आप हमें मेल कीजिएगा, तो हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। समझ में आ रही है बातें? तो हमने इतनी सारी फैसिलिटी हमने आपके लिए रखा है, बस जरूरत है कि आपको पढ़ने का, जरूरत है आपको अंदर से मोटिवेट होने का और आगे पढ़ाई करने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पहला लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। तो ये इसको मैं आज हटाता हूं इसको। तो चलिए, ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या होता है। एंगल भी, उसमें भी एक प्लेन एंगल बोला जाता है, एक सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो सॉलिड एंगल को चर्चा बाद में करेंगे, हम जानते भी नहीं है, बस प्लेन एंगल जानते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल बाद में करेंगे। प्लेन एंगल को बोला जाता है कि अगर आप दो लाइन अगर इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से एक सर्कुलर पार्ट है जिसको हम लोग ए और बी से नाम मेंशन कर देते हैं, किससे? ए और बी से। तो इसका हम ए बी को एक नाम रख दिया है आर्क। क्या नाम रख दिया है? आर्क रख दिया। और यहां पर ये थीटा जो है रियल में दिस इज द प्लेन एंगल। क्या है ये? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ऑलवेज फॉर्म विद टू लाइन। फॉर्म विद कितने लाइन से बनेंगे? हमेशा फॉर्म विद टू लाइन से बनेंगे। टू लाइन से बनते हैं। ये जो प्लेन एंगल है वो कितने लाइन से बनते हैं? टू लाइन से। अब मैं ये फोटो क्यों बना दिया? ये फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्या, एक सर्कल का एक पार्ट, आर्क कहाँ आएगा? सर्कुलर पार्ट में ही आएगा, प्लेन में तो आएगा नहीं। तो सर्कुलर पार्ट में एक हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया बेटा, कौन सा? आर्क। आर्क देखा तुम लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं। आर्क, और यहां पर हो गया रेडियस, जिसको मैंने आर्क बोला गया कि आर्क में, इसमें आर्क में और थीटा में और रेडियस में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बड़ा अच्छा है। जैसे कि रिलेशन क्या कहलाता है कि आर्क जो है वो रेडियस इंटू में एंगल। एंगल का मतलब कौन सा? क्या? वो थीटा। ये रिलेशन है किसके बीच में? आर्क इज इक्वल टू में रेडियस इंटू में। किसी किसी को माइंड में जरूर आया हो कि सर ये कैसे आ गया? तो हमें बेसिक मैथ में कैसे आ गया उसको नहीं पढ़ना है। नहीं तो बेसिक मैथ में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला लिखूंगा कि भैया ये ऐसा होता है, तुम बोलोगे सर कैसे आ गया? तो कैसे आ गया का कोई जवाब नहीं। हम मैथ में बेसिक मैथ बिल्कुल नहीं, कैसे आया वो सब हम नहीं पढ़े, क्यों आया वो भी नहीं पढ़े, बस है जो पढ़ेंगे और इसको हम यूज करेंगे भविष्य में, ठीक है। वो मैथ वाला टीचर आपको बताएंगे, ये सब मैं ही बता दूं क्या? मेरे में इतने पोटेंशियल नहीं है कि मैं मैथ को भी पूरा का पूरा बताऊं। तो ठीक है, तो आर्क इज इक्वल टू में रेडियस इंटू में एंगल। अब एंगल को यहां पर कुछ लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि डिग्री में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं बेटा? डिग्री में। तो डिग्री में नहीं लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है? रेडियन में। किस में लिखा जाता है? रेडियन। अरे सर ये तो हमने सुना ही नहीं, ऐसे लिखा रहता है कई बार रेडियन। तो सर ये तो हमने सुना ही नहीं रेडियन में। तो रियल में बेटा 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि एंगल को मेजरमेंट जो करते हैं, स्टैंडर्ड जो करने का तरीका है वो रेडियन है, डिग्री विग्री नहीं है। डिग्री स्टैंडर्ड तरीका क्या है? रेडियन। अब थीटा कैसे मेजरमेंट करते हैं उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए नोट करने के लिए। आपके पास है? नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग बहुत महान लोग हो, जिनके पास नहीं है वो लोग बहुत महान के कैटेगरी में आ चुके हैं। तो रेडियस इंटू में थीटा, इसको हटा दूं क्या? हटा दूं? बोलो बेटा, हटा दूं? चलो हटा दी।
अब जो है जैसे कि ना कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, तुम लोग शायद जानते हो कि नहीं जानते हो। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक और एक्सिस होता है जेड एक्सिस। अब वो जेड एक्सिस की चर्चा हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट। अब इसमें हमारा इसको बोलते हैं, पता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। कितने कोऑर्डिनेट हो गए, 4 कोऑर्डिनेट हो गए। 4 कोऑर्डिनेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें पता है ना कि एक्स होता है पॉजिटिव, इधर को हम लोग राइट साइड वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, और लेफ्ट साइड वाले को क्या मानते हैं बेटा, नेगेटिव। नीचे वाले को भी नेगेटिव बोलेंगे और ऊपर वाले को भी क्या बोलेंगे, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है। अब इधर में देखो, इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो एक्स वाला पॉजिटिव हो गया, वाई वाला पॉजिटिव हो गया, तो दोनों को दोनों पॉजिटिव हो गए। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट में देखो तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स उधर है नेगेटिव, और ऊपर की तरफ क्या है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड वाला में वो भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, तो दोनों को दोनों कैसे होते हैं, एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं। और इस वाले में राइट साइड में हो गया एक्स तो पॉजिटिव हो गया, वाई हो गया नीचे तो वो हो गया नेगेटिव। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। बोला गया कि जितने भी एंगल मेजरमेंट करोगे ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करोगे। किससे करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है। एंगल मेजर किससे करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। एंगल किससे मेजर करना है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करना है। इस तरीके से अगर मान लीजिए, और किस डायरेक्शन में करना है, घड़ी जो है सबको बतलाती है वक्त। घड़ी क्या बतलाती है, वक्त। वक्त वक्त की बात है, आज वक्त वक्त की बात है कि तुम लोग नॉन आईटीएन नॉन डॉक्टर, एक वक्त आएगा जब तुम लोग एक घड़ी के साथ देखोगे, हो आज ये वक्त है, मैं एक आईटीएन, मैं एक डॉक्टर। उस सपने को देखो, उस सपने को देखो, उस ड्रीम्स को देखो जिसमें कितनी चाहत छुपी हुई है, समझ रहे हो, उसको फील करो। जब भी रिजल्ट आया देखा, वो ऑल ओवर इंडिया रैंक 70, उस टारगेट को देखो यार, कहाँ इधर उधर फंसे हुए हो यार, पढ़ाई करो मन लगा, फिर फील करो उसको, उसको फील करो। ऑल ओवर रैंक, एआई रैंक 100, एआई रैंक 2, एआई रैंक 1, उसको फील करो। सपने ऊंचे देखा करो, तभी तो थोड़ा नीचे भी गिरोगे। नीचे रहोगे तो कहाँ नीचे गिरोगे, जगह ही नीचे नहीं, समझ रहे हो। तो वो घड़ी जो है वक्त बतलाती है, वो वक्त जो है वो घड़ी जो है ऐसे टिक 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 क्लॉक वाइज में चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी चलती है ना, आपके सामने घड़ी है तो देखना क्लॉक वाइज में चलती। तो एंटी क्लॉक वाइज में मेजरमेंट जो है, किधर, एंटी क्लॉक वाइज में मेजरमेंट लेना है हमेशा थीटा को मेजर करने, एंटी क्लॉक वाइज। अब कोई बोल दे कि सर मैं तो इधर से मानूंगा और मैं इधर एंगल को करूंगा, तो क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है, ऐसे अल्फा बोल दिया तो अल्फा बोल सकते हो, लेकिन रियल कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगाओगे साइन कॉस टैन में, तो ये इधर से लगाना थोड़ी सी गलत हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो रियल मेजरमेंट किधर से, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंडिया में चले हो या फिर पाकिस्तान चले जाओ या फिर अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, इधर से। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। इधर को हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। अगर आपका दिमाग घूम चुका है बिल्कुल और आप नीचे उल्टा मेजरमेंट कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल को मेजर कर रहा है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे नेगेटिव एंगल, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव एंगल आएगा, घड़ी के उल्टा चलेंगे तो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव एंगल आएगा। ये दो बातें दिमाग में आपके होना चाहिए। तो चलिए छोटा छोटा ऐसा पार्ट नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाता हूं। आप समझते हैं कि रेडियन और एंगल में क्या रिलेशन है, रेडियन एंड डिग्री, ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड हैं, रेडियन और डिग्री किस तरीके से कनेक्टेड है। पहले आप समझो ऐसे कि रेडियन को उन लोगों ने कैसे बोला कि क्या सा रेडियन है कौन सा रेडियन नहीं है। जैसे
कि अगर आप एक पॉइंट पर हो और आपने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड, तो एक चक्कर आपने बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, एक रिवॉल्व, 1 रिवॉल्व कर लिया, एक चक्कर आपने घूमा। तो उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने इसको कुछ नाम, इसको कुछ आइडिया बताया कि आइडिया किस तरीके से लगेगा एक चक्कर का। एक चक्कर का लगेगा आइडिया ऐसे, उन्होंने बोला कि 2 पाई जो है, कितना पाई, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन जो है कितने के बराबर है, एक चक्कर के बराबर। समझो, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन, कितना, 2 पाई रेडियन, कि एक रिवॉल्यूशन का मतलब कि 2 पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना है, 2 पाई रेडियन। अब चूंकि उन्होंने एक चीज और देखा कि भाई रेडियन में नहीं हमको बोलना है, तो डिग्री में कैसे उन्होंने समझाया, बोला कि एक रिवॉल्यूशन जो घूमोगे वो 360 डिग्री घूम जाओ, कितना घूम जाओगे, 360 डिग्री। तो यानी कि इसमें जो है 360 डिग्री की बात करें तो एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर 2 को चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर 2 के चक्कर में, पहला चक्कर किसके चक्कर में, कि पहला चक्कर की रेडियन के चक्कर में, 2 पाई रेडियन है, और दूसरा चक्कर किसके चक्कर में, कि वो डिग्री के चक्कर में, कि चक्कर चक्कर बहुत सा चक्कर है। अब यानी कि दोनों के एक चक्कर के बराबर है, एक चक्कर का मतलब रिवॉल्यूशन, इसका मतलब कि 2 पाई रेडियन जो है भाई, 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। अब 360 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब कि एक रेडियन जो है, एक रेडियन जो है वो कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में, 180 इधर से जाएगा, 180 अपॉन में पाई डिग्री, यानी कि एक रेडियन में इतना, तो अगर एक डिग्री में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, दिस इज द बेसिक रिलेशन, दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, कि आप एक चक्कर अगर घूम रहे हो तो 2 पाई रेडियन घूमोगे, या फिर ऐसे बोलो कि मैं एक चक्कर घूमूंगा तो 360 डिग्री घूमूंगा। कई बार बोलते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ 2 पाई रेडियन। कई बार बोलता है कि 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में घूम रहा हूं, मतलब एक सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन घूम रहा हूं, तो भाई उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, एक ही बात हुआ ना, एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलो या फिर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, इसका मतलब कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है, किससे बदलना है, डिग्री से रेडियन में, तो पाई अपॉन में 180 होगा, पाई अपॉन में 180 से सॉरी मल्टीप्लाई करना। अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन में 180, क्यों, क्योंकि एक डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन में 180, तो 2 डिग्री में कितना होगा, 2 इंटू में बोलो पाई अपॉन में 180, 3 डिग्री में कितना होगा, 3 इंटू में पाई अपॉन में 180 रहेगा। अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, किससे बदलना है, रेडियन से डिग्री में, तो आपको करना चाहिए 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि एक रेडियन में इतना डिग्री, तो 2 रेडियन में 2 इंटू में इतना, 3 रेडियन में 3 इंटू में इतना, समझ रहे हो। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पाई का वैल्यू भी 180 है, जबकि ये टोटली गलत है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पाई का वैल्यू क्या है, 180, रियल में यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 है ही नहीं, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 यानी कि कितना, 3.14 है। अब इस कॉन्सेप्ट में न रहे कि पाई 180 है और 180 कट गया तो 1 आ गया, वो तेरी 180 ऊपर 180 नीचे दोनों कट गया तो 1 आ गया, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। पाई यहाँ पर 22/7 है,
पाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि वो 180 है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, मतलब कि पाई 180 तो 180 इंटू में 2 इंटू में 360। पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गए लोगों को, बहुत लोग माइंड में सेटअप करके रखे हैं कि पाई का मतलब 180 होता है। अब मैं ये भी आपको चर्चा करूंगा कि वो पाई को लोग ऐसा, तुम लोग क्यों, लोग का मतलब क्या, तुम लोग पाई को तुम लोग 180 क्यों समझने लग गए, वो भी मैं बताता हूं आपको। तो चलिए मैं कुछ कन्वर्जेंस फैक्टर बताऊंगा, कुछ एक दो एग्जांपल करेंगे, फिर आपको हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम पहले सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। आप लोग अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, मैं जानता हूं। डिग्री से किससे कन्वर्ट करना है, रेडियन में। कैसे करेंगे डिग्री से रेडियन में? जैसे पहली बात कि एक डिग्री में पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। पहली बात तो ये जानना आपको सबको जरूरी है, 1 डिग्री में पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। क्या आप लोग याद कर लिए? ठीक है, याद कर लिया। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं कि मुझे निकालना है 30 डिग्री। आप लोग करोगे 30 डिग्री को, मैं करके दिखाऊं। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो कैसे होगा? 30 इंटू में पाई अपॉन में 180 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 को मार दिया, 3 ने 6 को मारा, तो पाई बाई में 6 रेडियन। पाई बाई में 6 रेडियन। 30 डिग्री का मतलब कितना होगा? पाई बाई में 6 रेडियन। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पाई का भी वैल्यू 180, अभी विश्वास नहीं हो रहा। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पाई का वैल्यू अभी भी क्या है? 180। तो 180 अपन में 6 30 हो गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आप लोग करके देखा होगे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री। इतना का आप लोग करोगे। आप अपने कॉपी में ओपन कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर आंसर को मिलाइए। 1 2 3 4 5। चलिए 45 डिग्री में क्या करूंगा? 45 इंटू में पाई अपॉन में 180 कितना हो जाएगा? इसको जब कट करोगे तो 45 4 टाइम्स कटेगा, पाई बाई में 4। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 इंटू में पाई बाई में 180, 0 0 को मार दिया, ये हो जाएगा पाई बाई में 3। 90 डिग्री में कितना हो जाएगा? 90 इंटू में पाई बाई में 180, ये हो जाएगा पाई बाई में 2। 120 में कितना हो जाएगा? 120 इंटू में पाई बाई में 180, तो कितना हो जाएगा? 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 2 पाई बाई में 3। 135 को देख लो, 135 डिग्री में कितना हो जाएगा? 135 इंटू में पाई अपॉन में 180। आप इसको कट करोगे तो कितना से कट करोगे? बोलो, कट करके देखो, बताओ तुम लोग, करो। 180 डिग्री, जो भी आ जाए इसका आंसर 180 डिग्री। 180 डिग्री में देखना, पाई इंटू में, सॉरी 180 इंटू में पाई अपॉन में 180 कट गया। अब यहां पर देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन लोग याद करके रखें कि पाई इज इक्वल टू 180। ये लोग क्या याद करके रखें? पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180 याद करके रखें। गलत। पाई रेडियन इज इक्वल टू में, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री याद करना सही है। लोग क्या याद करके रखें? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 पाई इज इक्वल टू 180, वो गलत है। आप हर जगह पे पाई इज इक्वल टू 180 रख रहे हो तो वो गलत है। न्यूमेरिकली आता भी है, न्यूमेरिकली आता भी है, क्योंकि दोनों अलग है। यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो समझ लो ये डिग्री रहेगा, तो यूनिट क्या बन जाएगा? जो देखो पाई अपॉन 180 अपॉन में 6 रेडियन, तो ये हो जाएगा 30 रेडियन। मतलब क्या हो गया कि 30 डिग्री इज इक्वल टू में 30 रेडियन। अगर पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 180 अपॉन में 6 कटेगा तो 30 रेडियन आएगा, क्योंकि इधर तो रेडियन वाला पार्ट है। तो यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 रेडियन। हाउ इज इट पॉसिबल? मन ही मन कैलकुलेशन आपकी हो जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन आप डिग्री 30 डिग्री को 30 रेडियन रख दोगे
तो काहे कितना कन्वर्जन सा है, सबको बोल दो कि भाई 45 डिग्री इजिकल टू में 180 अपन 4 45 रेडियन, 60 डिग्री इजिकल टू में 60 रेडियन, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। समझ रहे हो ना, यानी कि 180 डिग्री इजिकल टू 5 रेडियन आता है, मैं मानता हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बहुत ही आसान सा रिलेशन था। तो 1 डिग्री इजिकल टू पाई अपन 180 रेडियन। अब एक खासियत है, ये खासियत है, चलिए मैं वो खासियत मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एक और कर लेते हैं, हटा दो इसको, आप लोग आंसर मिला लीजिए, कहाँ पे क्या मिस्टेक को आप देखिए। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं रेडियन से डिग्री कैसे बदलते हैं। वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से डिग्री करने में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जान लेंगे कि एक रेडियन में 180 अपॉन में पाई डिग्री होता है। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई। अब जैसे देखा जाए कि 30 रेडियन है, अब इसको हमको बदलना है डिग्री में। 30 रेडियन को हमको बदलना है किसमें, डिग्री में। चाहे ऐसा कर देते हैं, पाई बाई में 2 रेडियन है, तो इसको किससे बदल देंगे हम लोग, डिग्री में। तो पाई बाई में 2 और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई, तो पाई पाई कट गया, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। पाई पाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो आप लोग करके दिखाओगे। तो इतना कर दीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। स्क्रीन की तरफ कोई नहीं देखेगा, मैं करता हूं। गलत हो गया था, पाई रेडियन। तो स्क्रीन की तरफ कोई नहीं देखेगा, खुद से करो, मैं खुद करता हूं अपना। कोई नहीं देखेगा, मैं ऐसे कर लूंगा। कोई नहीं देखेगा, मैं खुद करूंगा, अपना अपना करेगा भाई। इधर कोई नहीं देखेगा, अपना अपना करेगा। देख रहा है, मुझे सब पता है, तुम लोग भी शरारती हो, मुझे सब पता है। ईमानदारी नाम का कोई चीज ही नहीं है यार। अब देख लो, आंसर मिला लो जल्दी से, कौन सा है आंसर, सबका आ गया क्या सही, सबका आ गया होगा, सही आ गया होगा आंसर, है ना सही आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई ये। तो रेडियन से डिग्री बदलने के लिए सिखाया आपको, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए सिखाया। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या होती है कि सर आपने ठीक है बता दिया, मैं भी मान लिया चलो, लेकिन सर मैं भूल जाता हूँ कि डिग्री से रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे करते हैं। फॉर्मूला तो वही है, 180 ऊपर होगा कभी नीचे होगा, पाई ऊपर होगा, वो होता है कि नहीं, भूल जाओगे तुम लोग कि पाई ऊपर रखना है कि नीचे रखना है। डिग्री से रेडियन में करे तो उसका पाई ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऐसे होती है। तो सबसे अच्छा याद करने का, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई, अरे पाई किसके लिए आया, रेडियन के लिए आया कि नहीं आया, पाई किसके लिए आया, रेडियन के लिए आया, तो पाई हमेशा कहाँ रहेगा,
ऊपर। रेडियन में बदलना है, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। रेडियन में बदलना है देश को, सॉरी अपने आप को, रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर आएगा, बस सिंपल। जैसे देखो 30 डिग्री किसमें बदलना है, रेडियन में, तो रेडियन बदलोगे तो पाई ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई पाई ऊपर आएगा तो 180 कहाँ जाएगा, नीचे। सिंपल सिंपल हो गया। अगर डिग्री में बदलना है, सिंपल भाषा, डिग्री में, मेरे साथ तो गलती होता है, मैं तो तुमको बता देता हूँ, डिग्री में बदलना है, तो 180 कहाँ आएगा, 180 डिग्री ऊपर आएगा। बस जैसे कि पाई और अपन में 3 रेडियन है, अब इसको डिग्री में बदलोगे तो भाई आंख बंद करके लिख लो ना, 180, मैं आंख बंद करके लिख रहा हूँ, देखो 180 अपन में पाई, आंख बंद करके लिख लिया। अब पाई ऑटोमेटिक कटेंगे, डिग्री वाला में पाई कहां से आएगा, सबसे अच्छी, डिग्री वाला में पाई नहीं आएगा, किस में पाई आएगा, तो रेडियन वाले में पाई आएगा। रेडियन वाला पाई तो रहता है 3π/2, 2π/6, π/3, इस तरीके से। तो डिग्री वाले में तो पाई आएगा नहीं, तो पाई ऊपर कैसे रखोगे भाई, गधे हो क्या। और डिग्री रेडियन वाले में ऑटोमेटिक पाई दिखेगा तो उसको हटाना है, रेडियन वाले जो देंगे वो तो ऑटोमेटिक उसमें पाई दिखेगा तो पाई को हटाना है, तो पाई को किधर कर लोगे, नीचे कर लोगे, तो नीचे करो तो पाई गधेरे कटेगा ना, वो तो कट जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा आराम से। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दो। अब चलो कुछ एंगल के वैल्यू निकालना है, जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, जैसे sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है, उसको हम लोग एंगल लिख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स कैसे निकालेंगे, तो लेते हैं sin थीटा लिखता हूँ, मैं cos थीटा लिखता हूँ, और दूसरा क्या लिखता हूँ, तीसरा क्या लिखता हूँ, tan थीटा। हम जानते हैं ये 0 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। मैंने ज्यादा एंगल नहीं लिया है, बाकी सारे एंगल को आपको याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद है ना। और मैं एक चीज और दे दूंगा, अगर इतना याद है तो आपका काम हो गया। इतना याद होगा 10th क्लास में, सर 10th क्लास में तो पढ़े थे सर लेकिन भूल गए, तो यहाँ याद कर लो, तुम लोग भूला हो। 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और 90 डिग्री का 0, सॉरी 90 डिग्री का 1 होगा ना। बस आपको यही तो याद करने रहते थे, सर आपको 10th में बताते थे ना कि एक याद कर लो और फिर उल्टा कर दो, 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2, 1/2, 0, क्यों है कि नहीं, इस तरीके से। अब tan थीटा निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0 में 1, 0, 1/2, और ये दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना, 1/√3। इसको जब करोगे तो 1, इसको जब करोगे तो √3, इसको करोगे तो ये कई बार आपको इन्फिनिटी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, और कई बार आपको दिखाई दे सकता है नॉट डिफाइंड। रियल में ये नॉट डिफाइंड होते हैं, क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड, सिंपल सा, रियल में ये नॉट डिफाइंड। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आपको आता है तो आंख बंद करके, सॉरी आंख कैसे बंद कर सकते हो, उसको जो है स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से भी डेटा ये लिख सकते हो कि कैसे कैसे ये एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आते हैं। इतना एंगल करने के बाद हम दुनिया के सारे एंगल लगभग दुनिया के, मतलब तो ऐसे तो अनंत एंगल, मतलब अपने फिजिक्स के लिए बहुत सारे एंगल हम लोग निकाल सकते हैं इतना एंगल सीखने के बाद। 3 एंगल और आपको सिखाते हैं जो शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा हो और आपके लिए नया हो। हम लोग उसको बोलते हैं जादू की ट्रायंगल, जादू ट्रायंगल। जादू कैसे लिखा है, जादू की ट्रायंगल। जादू ट्रायंगल कौन सा होता है भाई, जादू ट्रायंगल जो होता है वो जो होता है ऐसे होता है, 3, 4, 5 का ये नंबर याद रहेंगे, 3, 4, 5 आपको नंबर याद रहेंगे, 3, 4, 5 ट्रायंगल नंबर 3, 4, 5। तो ट्रायंगल नंबर, ये जो ट्रायंगल नंबर है, जादू की ट्रायंगल नंबर
345। इसमें एक खासियत है, जादू की ट्रायंगल नंबर 345। इसमें 3 एंगल आते हैं, 3 एंगल आते हैं। वो 3 एंगल कौन से हैं? एक तो 53 डिग्री आता है, एक तो कौन सा आता है 53 डिग्री, एक आता है 37 डिग्री और एक आता है 90 डिग्री। तो भाई ये तो याद रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है एक रहेगा 53 और दूसरा रहेगा 37। अगर आपने इसको एक को भी याद कर लिया 37 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा दूसरा। अब तुम बताओ 90 डिग्री कहाँ पर होंगे, 90 डिग्री कहाँ पर होंगे? तुम बोलोगे सर 90 डिग्री तो सबसे ज्यादा तीनों में से 90 है, तो 90 डिग्री तो यहाँ पर रहेंगे। और आपने फोटो भी कुछ ऐसे ही बनाया, तो फोटो पे मत जाओ, आप ऐसा समझो कि 5 के सामने वाला क्या होगा 90। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कौन है? क्या आगे बात समझ में? 37 किसके सामने होगा? सबसे कम वाला। तो सबसे कम साइड कौन सा है? 3। ये 37 इसके सामने हो जाएगा। और 53 कौन सा हो जाएगा? ये। क्या ये याद रहेगा? ये याद रहेगा। कई बार गलती क्या होती है जादू की ट्रायंगल में, कि जादूगर है ना, तो जादूगर भूल जाते हैं। आप ले लिए एग्जाम्स में, बोला कि 3, 4, 5 लेना था, 3, 4, 5 तो ले लिया, यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री और यहाँ पर लिख दिया 53 डिग्री और यहाँ पर लिख दिया 37 डिग्री। बताओ क्या गलती हो गई इसमें? इसमें क्या गलती हुई बताओ? क्या सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने कम वाले साइड के सामने ले लिया ज्यादा बनाएंगे। सोचो 4 जो है 4 के सामने होना चाहिए 53 डिग्री। ये सब तो जानता है ना बेसिक चीजें, तो इतना ये चीजें ऐसे गलती मत करो। अब तुमको लिखना है sin 37 डिग्री की वैल्यू, तो क्या लिखोगे? sin 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई में बेस। क्या परपेंडिकुलर बाई में बेस? क्या हाइपोटेनस? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 37 का? 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। देखो कितना आसान है। तो मन में ट्रायंगल अगर याद रहेगा तभी एंगल का दे पाओगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इस वाले पे मिलने वाले हैं फिजिक्स में। जितना कहो उतना कम है भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की लाइन लगेगी sin 37 डिग्री, क्योंकि एंगल्स बहुत आएंगे। cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री होगा बेस बाई में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 4 बाई में 5। पहले तो लिख देता हूँ साथ साथ में, बेस बाई में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4 अपॉन में 5। और उसी तरीके से tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो 3 बाई में 4। देखो 3 एंगल फ्री का याद करवा दिया। अब उसी तरीके से sin 53 डिग्री कितना हो जाएगा? 53 डिग्री तक एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है। ऐसा मत सोचे कि ये परपेंडिकुलर है इसके लिए फिक्स कर दिया सरकार। सरकार ऐसा नहीं करती, ये फिक्स नहीं करेगी। तो इससे 53 डिग्री के सामने वाला क्या कहता है? परपेंडिकुलर। तो 53 डिग्री के सामने वाला कौन है? 4। तो 4 अपॉन में हाइपोटेनस 5। उस तरीके से cos 53 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है बेटा? तुम लोग बताओ। cos 53 डिग्री को बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि 53 डिग्री के लिए हमेशा परपेंडिकुलर है ना। अगर एंगल तुम डिसाइड कर लोगे तो ये हमेशा ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो cos 53 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? बेस बाई में हाइपोटेनियस। और उसी तरीके से tan 53 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर बाई बेस 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आज हमारा ये फिजिक्स का 11th के लिए फर्स्ट लेक्चर था। कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या सजेशन चाहिए, क्या और भी कुछ सुधार चाहिए, तो आप हमें जरूर मेल कीजिए। मेल आईडी है rcpy@gmail.com। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। इसके भी डाउट है जो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप या फिर मेल से पूछ सकते हैं। हम जानते हैं आपके बहुत से शिकवे शिकायत होंगे, तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेक्चर लंबी नहीं कर रहे हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पे ताबड़तोड़ अटैक करेंगे। हर एक न्यूमेरिकल नीट या फिर जेई हो, वो दोनों को दोनों आसानी से आपको हो जाएंगे। अगर आप हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअस देखें, कंटिन्यूअस वे में प्रैक्टिस करेंगे तो 100% सक्सेस होगा। इसी थॉट्स के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।